आज भैया के घर से जाने के बाद मैं उनके कमरे में आकर झांकने लगी। भाभी हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़ी खुद को संभाल रही थी। उनको देखकर मुझको भी इच्छा हुई कि मैं इतनी खूबसूरत लगूं। मैं दुबली पतली और सांवली रंगत की मालकिन थी, जबकि मेरी भाभी गोरी चिट्टी थी और उनका चेहरा भी एकदम गोल मटोल लगता था। मेरी इच्छा होती काश मैं इतनी खूबसूरत होती। एक दिन मैं यूं ही भाभी को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी कि उनकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। भाभी मुझे कहने लगी, अरे यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। क्या तुम्हें मेकअप करने का शौक है? भाभी पढ़ी लिखी थी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप इतनी खूबसूरत और सेहतमंद कैसे हुई? मेरी शक्ल देखिए, मैं कितनी सूखी सूखी हूँ। मुझे भी कुछ बताइए, मैं भी आप जैसा बनना चाहती हूँ। अच्छा, तुम मुझ जैसा बनना चाहती हो? भाभी ने मेरी आंखों में देखकर कहा। उनमें एक अजीब सी चमक थी। मुझे लगा जैसे मेरी बेइज्जती करेंगी। भाभी मुझे अपने कमरे से निकाल देंगी। ऐसा नहीं हुआ। वह उठी और अलमारी से काले रंग का बैग निकाला। उसमें तरह तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, जिसमें एक क्रीम, लोशन और एक गोलियों का पत्ता भी था। पीले रंग की एक बड़ी कैप्सूल थे। भाभी ने मेरी तरफ एक पत्ता बढ़ाते हुए कहा, लो, इन्हें सुबह शाम दूध के साथ खा लेना। उनसे तुम्हारी बिल्कुल फिगर भी अच्छा हो जाएगा और तुम खूबसूरत हो जाओगी। और भाभी ने मुझे यह कैप्सूल देते हुए कहा, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताना। मैं उन्हें उलट पुलट कर देखने लगी और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी भाभी ने मुझे रोक लिया और बोली, सुनो, इन कैप्सूल के बारे में भी किसी को मत बताना। मैंने यह सिर्फ तुम्हें दिया है। भाभी की इस बात ने मुझे काफ़ी खास महसूस करवा दिया। मैंने कमरे में आकर कैप्सूल छुपाकर रखने लगी। अब मैं रोज़ाना सुबह शाम दूध के साथ एक कैप्सूल ज़रूर खाती। इस बात को अब 1 महीना ही हुआ था कि मेरे शरीर में बहुत सारी तब्दीलियां आने लगीं। उससे मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मैंने मम्मी से इस बात के बारे में बताया। वह बोली, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। इस बात का हल वही जानते हैं। अभी हम दोनों डॉक्टर के पास गए ना थे। मम्मी का ध्यान तो इस मामले से हट चुका था कि एक दिन मुझे भाभी के कमरे से धीरे धीरे 3-4 आदमियों की आवाज़ आई। मुझे न जाने क्या सूझी। मैं उनसे काफ़ी दोस्ताना रखती थी, इसलिए मैं भाभी के कमरे में चली गई। शायद उनकी कोई सहेली आई होगी, मगर यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाभी फ़ोन पर किससे बातें कर रही थी और उनके चेहरे पर खिलखिला हृदय उनके बात करने का अंदाज से साफ लग रहा था कि वह किसी लड़के से बात कर रही हैं। वैसे तो भाभी के कमरे में ना तो मम्मी आती, ना कि हम लोग जाते, क्योंकि भैया ने हमें मना कर रखा था। उनकी पत्नी हमारे उनके रूम में आने जाने से परेशान हो जाती थी। तभी हम लोग बिल्कुल चौक में रहते थे। मगर आज भाभी की यह हरकत देखकर मेरा तो दिल टूट गया। मैं वहीं से वापस पलट गई। सोचने लगी, भैया को यह बात किस तरह बता दूं। मगर फिर यह सोचा, अगर भैया ने इस बात पर यकीन नहीं किया तो मैं क्या करूं, और मैं चुप हो गई। अगले दिन मैंने खुद ही कमरे के पास से गुजरते हुए भाभी को दोबारा बातें करते सुना तो मैं उनके कमरे में चली गई। भाभी ने मुझे देखते ही झट से फ़ोन बंद कर दिया और कहने लगी, क्यों आई हो यहाँ? उन्होंने मुझे बड़े गुस्से से देखते हुए पूछा, अब क्या मांगना है? वह गुस्से में लग रही थी। भाभी, मांगना तो कुछ नहीं है। आप किससे फ़ोन पर बात कर रही थी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है आप किसी लड़के से बात कर रही थी। मेरे साफ शब्दों पर भाभी का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वह मेरा भाई है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग इन बातों की तरफ ज़्यादा ही चलता है। भाभी ने मुझे उल्टा बोलना शुरू कर दिया। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन भाभी खुद किसी से कह रही थी कि मेरी शादी हो गई है, मगर अब भी तुम्हारी याद आती है। मैं उस कमरे से निकल आई।
मैंने सोचा कि मैं भाभी को फिर कभी दोबारा समझा दूंगी और मम्मी को भी बता दूंगी, मगर इस सब की नौबत नहीं आई। शाम होने वाली थी कि भैया घर आ रहे थे। तब मैं भाभी के कमरे में आ गई। देखा तो उनका हुलिया अजीब ही था। उनके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और उनके कपड़े भी गंदे थे। ऐसा लग रहा था भाभी ने दिन भर धूप और मिट्टी में काम किया हो। यह सब मुझे समझ तब आया जब भैया उनके घर में आते ही भाभी ने शोर मचा दिया, रोना धोना इस कदर शुरू कर दिया कि हम सब भी परेशान हो गए और बड़बड़ा रही थी। जैसे भैया ने मुझे देखा, भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई किस बात पर बिना कसूर के मुझे कसूरवार समझ रहे थे। हालांकि मैं यतीम थी और इन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। पापा का देहांत हुए 6 साल हो गए थे। हम दोनों भाई बहन थे। जिम्मेदारी बड़े भैया पर थी, मगर भाभी ने इस कदर खुदगर्जी दिखाई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया गया। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अभी इस बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहने लगा। रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में लेटी थी कि अचानक मेरे पेट में तेज दर्द उठा। पहले तो मैंने इस दर्द को गंभीरता से नहीं लिया। मैं धीरे से उठी और जाकर किचन से पानी पीकर आई, मगर फिर भी दर्द में फर्क नहीं पड़ा। मैंने दर्द की एक गोली खाई जिससे दर्द में आराम आता था, मगर आज मेरी हालत अजीब हो रही थी। मजबूरन तंग आकर मैं मम्मी के कमरे तक गई और दरवाजे से अंदर गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि उस वक्त अगर भैया जाग गए तो मुझे इस बात पर अलग से डांट पड़ेगी। मगर मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उन्हें जल्दी जल्दी अपना सारा मसला बताया। मम्मी ने मुझे अपने कमरे में बिठाया और गर्म पानी पिलाया, फिर दर्द की गोली दी, पर मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इस तरह का दर्द मुझे ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। तब माँ को मजबूर होकर मुझे अस्पताल ले जाने के लिए सोचना पड़ा, मगर रात के इस वक्त हम अकेले कैसे जा सकते थे। उन्होंने भैया को जगाया। भैया आंख मलते मलते उठे। उनके पीछे पीछे भाभी भी आ गई। लगता था जैसे वो मेरे दर्द का मज़ा लेने के लिए आई हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दर्द पर हंस रही हो। इस वक्त मैं होश हवास में नहीं थी कि भाभी की इस चाल को समझ सकती। मम्मी और भाभी मुझे अस्पताल लेकर गए। हमारे घर के पास ही एक क्लिनिक था जो देर रात तक खुला रहता था। यहाँ पर अक्सर औरतें ही आती थीं। मम्मी मुझे अंदर लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई। उन्होंने मेरा एक छोटा सा टेस्ट किया। उसके बाद मुझे फ़ौरन एक इंजेक्शन दे दिया। दर्द का इंजेक्शन था जिससे मुझे फ़ौरन आराम आ गया। थोड़ी देर के बाद एक नर्स आई। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। उसने मम्मी की तरफ एक नज़र देखा और बोले, मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए और मम्मी की हैरत का तो कोई हिसाब ही नहीं था। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर मैं चीख पड़ी। मैं जानती थी कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं इस तरह की लड़की नहीं थी। मैं मर भी जाती पर माँ बाप की इज्जत पर दाग नहीं लगने देती। सुबह होते जब यह खबर भैया तक पहुँची तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। भाभी को जैसे मौका मिल गया हो भैया को भड़काने लगी। देखा, मैं ना कहती थी कि यह किसी से छुप छुप कर मिलती है, पर मेरी किसी ने एक ना सुनी। अब भुगतो तो अंजाम। अगर वक्त पर मेरी बात पर ध्यान दिया होता तो ऐसा कभी ना होता, मगर तुम लोगों को अपनी लाडली पर अंधा भरोसा था। क्या करूं भैया, भाभी की जुबान ऐसे चल रही थी जैसे मुझे जानते ना हो और मैं उनकी दुश्मन हूँ। मैं हैरान थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। भैया मुझे घसीटते हुए ले गए। मैंने रो रो कर अपना माथा पीट लिया। मैं सबको चीख कर यही कह रही थी कि कोई ऐसी बात नहीं है। 2 दिन तक घर वालों ने मुझसे बात नहीं की।
जबकि पूरे मोहल्ले और ख़ानदान में भाभी ने ये खबर फैला दी कि मैंने माँ बाप की इज्जत पर दाग लगा दिया है। अब तो मोहल्ले की औरतें अपनी बेटियों को मुझसे मिलने भी नहीं देती थी। यह सब बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। मैं रोती रही मगर मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं धीरे धीरे अपना गम भूल ही जा रही थी, जबकि मेरे पेट की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। एक दिन माँ मुझे खाना देने आई तो मैंने उनके कदमों में अपना सर रख दिया और कहा, माँ मेरा यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है, वह रिपोर्ट झूठी है। तुम मुझे किसी दूसरे अस्पताल में ले जाकर मेरा चेकअप करवाओ। अगर मैं झूठी निकली तो तुम जो चाहे मुझे सज़ा दे देना, मगर मेरी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करो। तुम माँ होकर भी मेरा दर्द ना समझ सकी। तुमने भी ज़माने के साथ मिलकर मुझे गलत समझा। मेरा साथ कौन देगा? माँ ने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं बहुत विश्वास के साथ माँ से कह रही थी। माँ ने मेरी बात पर विश्वास किया और मुझे लेकर दूसरे अस्पताल में गई। उन लोगों ने मेरा चेकअप किया। चेकअप से पता चला कि मेरे पेट में छोटी सी पथरी है, जिसकी वजह से पेट में दर्द है। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो अपना सिर पकड़कर बैठ गई, मुझ पर विश्वास करने लगी। उन्होंने भैया को यह बात बताई। भैया ने जब यह सुना तो अपनी पत्नी को और खुद को कोसने लगे। गुस्से में आकर उन्होंने मुझे मारा पीटा। लेकिन अब सवाल यह था कि पूरे मोहल्ले और ख़ानदान में मेरी बदनामी पहले ही हो चुकी है। अब हमारी बात पर विश्वास कौन करेगा? माँ और भाई परेशान थे कि अब क्या करें, क्योंकि मेरी बदनामी के कारण मेरी शादी का रिश्ता जो तय हुआ था वह भी टूट गया। अब तो वैसे मुसीबतों का पहाड़ हम पर टूट पड़ा है। अब सब परेशान थे कि क्या करें। एक दिन हमारे घर में मेरी बड़ी बुआ आई और कहने लगी, बेटी, मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, मगर मैं तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारा हाथ भी मांगने आई हूँ। मेरी बेटी का एक दोस्त है, उसके माता पिता नहीं हैं और वह काफ़ी पैसों वाला है। वह मुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसा समझता है। मैं उसी के लिए तेरा रिश्ता मांगने आई हूँ। बस उस लड़की की कमी को तुम स्वीकार कर लो। वह दिमागी तौर पर थोड़ा नासमझ है। बुआ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगी कि भगवान किस जन्म की सज़ा दे रहा है अब मुझे। एक ऐसी लड़की के साथ शादी के बंधन में बांधा जा रहा था जिसे अपने बारे में कोई होश नहीं था। मैं अपने आंसुओं को पी कर रह गई। इस रिश्ते की वजह से लोगों को यकीन हो गया कि मैं गलत थी और मोहल्ले में मुझको लेकर जो बातें हो रही थी वह सही है, वरना बुआ की इस पड़ोसी पागल से मेरी शादी क्यों तय होती। बदनामी से बचने के लिए मैंने उस लड़के से शादी कर ली। एक बार जब मैं भैया भाभी से मिलने के लिए उनके घर आ रही थी तो मैंने देखा कुछ लोग भैया के घर के बाहर खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। मुझे आता देखकर सब शांत हो गए। यह देखकर मेरा दिल घबराने लगा और मैं सोचने लगी कि भगवान जाने क्या हो गया, कहीं भैया भाभी को कुछ नहीं हो गया। मैं लोगों की भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। हमारी गली का हर आदमी एक ही बात कर रहा था, मेरे भाई के बारे में अफसोस किए जा रहा था। मैं जल्दी जल्दी घर के अंदर गई तो भाभी बैठी रो रही थी। उन्होंने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली थी। मुझे देखकर भाभी खड़ी हुई। मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? तभी भाभी मेरे पैरों में गिर पड़ी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। आरती, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने हैरान होकर भाभी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? भाभी रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरे पापों की सज़ा मिली है। भाभी क्या हुआ? मैं भाभी से पूछ रही थी कि तभी दरवाज़ा खोलकर भाई अंदर आ गए। उनके साथ उनकी बेटी पल्लवी भी थी। भैया ने पल्लवी को बालों से पकड़ा हुआ था और उसे मारते पीटते कमरे के अंदर ले गए और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। भाभी को डांटने लगे, तुमसे एक बेटी की परवरिश नहीं हो सकी,
भैया के चिल्लाने पर मैं भी थोड़ी डर गई। भैया, आखिर हुआ क्या है? आप भाभी को क्यों डांट रहे हो? भाभी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं देखती रह गई। मैंने भाभी को सहारा दिया, पानी पिलाया तो उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी जो आजकल कॉलेज जाती है, कुछ दिनों से गुमसुम रहने लगी थी। हमने जाकर कॉलेज में पता किया, शायद कोई परेशानी हो। तब कॉलेज वालों ने बताया कि आपकी बेटी तो कॉलेज आती ही नहीं, उसे कॉलेज आए हुए कई दिन हो गए। यह सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बच्चे हमें यूँ धोखा देंगे। बेटी के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वह किसी लड़के से मिलने जाती है और भाभी ने पल्लवी के बारे में मुझसे जो कुछ भी बताया, इसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। जिस तरह मैं बदनाम हुई थी, ठीक उसी तरह भाभी की बेटी के बारे में भी मोहल्ले में बातें होने लगी। भाई की हालत देखकर मैं समझ सकती थी, क्योंकि इस हालत से मैं गुजर चुकी थी। मेरे जख्म हरे हो गए, मगर मैंने अपनी भाभी की बेटी के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोले, बल्कि मैंने उनकी मदद की। पल्लवी के लिए अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आरती के भाभी के साथ सही हुआ या गलत? प्लीज़ अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।